कड़कड़ाती धूप में हाईवे पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थीं। इंजन की गड़गड़ाहट और हवा में उड़ती धूल के बीच सड़क किनारे बनी एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में वीरानी छाई हुई थी। यह घर था सुमति देवी और उनकी बहू कविता का। 4 महीने पहले सूरज यह कहकर मुंबई गया था कि कमाकर घर की किस्मत बदलूंगा। 2 महीने तो थोड़े पैसे और चिट्ठी आई, लेकिन फिर सब बंद हो गया। न फोन लगा, न कोई सिपाही डाकिया बनकर आया। रसोई में कविता पीतल के खाली डिब्बों को खंगाल रही थी। चावल का आखिरी कटोरा और दाल के नाम पर बस 2 मुट्ठी चने। कल क्या बनेगा? कविता थाली में उबले चावल और थोड़ा नमक रखकर बाहर बैठी अपनी सास के पास लाती है। सुमति देवी कांपते हाथों से थाली की तरफ देखते हुए, फिर वही उबले चावल। कविता बेटा, तूने अपने लिए क्या रखा? और सूरज, उसका कोई समाचार आया क्या? रास्ते में कोई डाकिया दिखा? माँ जी, डाकिया तो नहीं आया, लेकिन मुझे अपने सूरज पर पूरा भरोसा है। वो हमें ऐसे मझधार में नहीं छोड़ सकते। जरूर शहर में उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई दुर्घटना। आप दिल छोटा मत कीजिए, आज ये खा लीजिए, कल सुबह मैं राशन दुकान से कुछ ले आऊंगी। जिस बेटे को 9 महीने कोख में पाला वो तो बेखबर हो गया, पर तू पराए घर से आकर मेरी माँ बन गई है। अगली सुबह कविता गांव की राशन दुकान पहुंचती है। लाइन लंबी थी। जब कविता का नंबर आया तो उसने राशन कार्ड आगे बढ़ाया। अरे कविता, कार्ड पर तो अंगूठा लग जाएगा, पर पिछला 300 रुपए का उधार कौन चुकाएगा? तुम्हारा पति तो शहर जाकर भूल गया, अब फोकट का राशन नहीं मिलेगा। राघव भाई, उधार चुकता होगा, पाई पाई लौट आऊंगी, लेकिन आज मेरी सास भूखी है, थोड़ा अनाज दे दीजिए। दुकानदार ने बेरुखी से थोड़ा सा राशन दे दिया, लेकिन कविता का दिल छलनी हो चुका था। वह भारी कदमों से घर लौटी। उसने तय कर लिया था कि अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। घर पहुंचकर कविता बर्तनों की सफाई करने लगती है। सुमति देवी उसे गौर से देखती हैं। कविता, इधर आ बेटा, मैंने एक फैसला किया है। यह देख, यह मेरी सास की आखिरी निशानी है। इन्हें शहर जाकर बेच दे। जो पैसे मिलेंगे उससे हम हाईवे किनारे चाय पकौड़े की एक छोटी सी गुमटी खोलेंगे। नहीं माँ जी, ये आपकी धरोहर है, और इस ढलती उम्र में आप हाईवे की इस जानलेवा धूप और गाड़ियों के धुएं में बैठेंगी, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। अगर काम करना है तो दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन कंगन नहीं बिकेंगे। तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? हम बड़ा ढाबा नहीं खोलेंगे माँ जी। हमारे पास जो राशन है उसी से पार्सल वाली रसोई शुरू करेंगे। हाईवे पर लोग दूर दूर से आते हैं, उन्हें घर का साफ सुथरा खाना चाहिए। हम एक लकड़ी की टेबल और नीले रंग का त्रिपाल लगाएंगे। जो भी आएगा उसे खाना पैक करके देंगे। अगले 2 दिनों में सास बहू ने मेहनत करके झोपड़ी के बाहर एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी। ऊपर धूप से बचने के लिए नीले रंग का त्रिपाल टांग दिया। मिट्टी के चूल्हे पर कविता ने तवे पर फुलके सेंके, लोहे की कढ़ाई में छौंक वाली दाल पकाई और आम का छटपटा अचार निकाला। दोपहर के 2 बज रहे हैं। तेज धूप है। कविता त्रिपाल के नीचे खड़ी होकर हाईवे की ओर देख रही है। बर्तन चमक रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुक रही। माँ जी, 2 बज गए, खाना ठंडा हो रहा है। अगर आज कोई नहीं आया तो ये सारा राशन बर्बाद हो जाएगा। हमने तो बची खुची पूंजी भी इसमें लगा दी। धैर्य रख बेटी, नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो ईश्वर देर कर सकता है, अंधेर नहीं। तू बस मुस्कुराकर इंतजार कर। तभी दूर से एक काली रंग की बड़ी सूमो गाड़ी तेज रफ्तार में आती है। रसोई के पास आकर अचानक उसके ब्रेक लगते हैं। गाड़ी से धूल उड़ती है और उसमें से एक ढलती उम्र के सज्जन रमन जी बाहर निकलते हैं। अरे भाई, यहाँ खाना मिलेगा क्या? मैं सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। रास्ते में जितने ढाबे मिले वहाँ इतनी गंदगी थी कि रुकने का मन ही नहीं हुआ। जी साहब, बिल्कुल मिलेगा, एकदम गरम और साफ सुथरा। हमारे पास ताज़ा दाल, चावल, तवा रोटी और घर का बना अचार है। वाह,
मुझे 2 प्लेट दाल, चावल और 4 रोटियां जल्दी से पैक कर दो। बहुत तेज भूख लगी है। कविता ने बिना देर किए साफ सुथरे पत्तलों और पन्नी में गरम गरम खाना पैक किया। रमन जी ने गाड़ी के बोनट पर रखकर ही पहला निवाला खाया। खाते ही उनके चेहरे पर एक असीम तृप्ति की मुस्कान आ गई। यह खाना नहीं, माँ के हाथ का स्वाद है। ऐसी सौंधी दाल और नरम रोटियां तो मुझे शहर के बड़े से बड़े होटल में नहीं मिली। रमन जी खाना खत्म करके जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हैं। यह लीजिए बहन, यह आपके खाने का स्वाद और इस साफ सफाई का इनाम है। नहीं नहीं साहब, 2 प्लेट खाने के केवल 120 रुपए हुए। हम मेहनत का खाते हैं, हक से 1 पैसा ज्यादा नहीं लेंगे। पिता ने बाकी के पैसे ईमानदारी से वापस लौटा दिए। रमन जी उनकी स्वाभिमानी सोच और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जाते जाते कहा, मेरे काफी सारे ट्रक मुंबई से यहाँ आते जाते हैं। मैं सभी मेरे ट्रक ड्राइवरों को कहूंगा कि तुम्हारे वहां से ही खाना खाए। और रमन जी की बात सच साबित हुई। अगले ही हफ्ते से उस नीले त्रिपाल वाली रसोई पर ट्रकों और कारों की कतारें लगने लगीं। सास बहू की जोड़ी ने अपनी ईमानदारी, स्वाद और अटूट हिम्मत से अपनी किस्मत की तस्वीर बदल दी थी। अब उन्हें किसी के आने का खौफ या लाचारी नहीं थी। वे अपने स्वाभिमान के बल पर खड़ी हो चुकी थीं। वक्त बीत रहा था। नीले त्रिपाल वाली रसोई अब हाईवे पर धीरे धीरे मशहूर हो रही थी। लेकिन सुमति देवी जब भी किसी ट्रक या गाड़ी वाले को खाना देती तो उम्मीद से पूछती, बेटा मुंबई से आए हो, मेरे बेटे सूरज को देखा क्या? ढाबे पर आने वाले कई ड्राइवर सुमति देवी की यह बात जान चुके थे कि वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। दोपहर का समय एक दिन मुंबई रूट से आने वाला एक पुराना ट्रक ड्राइवर बलदेव ढाबे पर चाय नाश्ते के लिए रुका। उसने सुमति देवी को उदास चेहरा लिए हाईवे की ओर टकटकी लगाई देखते देखा। अम्मा, तुम आज भी उस सूरज का इंतजार कर रही हो? सच कहूं तो अब उसका इंतजार करना छोड़ दो। पूरे मुंबई ट्रांसपोर्ट नगर में सब जानते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या कांड किया है। क्या हुआ मेरे सूरज को? क्या वो किसी मुसीबत में है बेटा? मुसीबत में नहीं अम्मा, वो तो ऐश कर रहा है। मुंबई में जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम करता था, उसने अपने अमीर सेठ की बेटी रीना को अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। अब वो बड़ी गाड़ी में घूमता है। जब हमने उससे एक दिन पूछा कि गांव में तेरी माँ और पत्नी का क्या होगा, तो उसने साफ कह दिया, मेरा उन देहातियों से अब कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही कविता के हाथ से चाय की केतली छूटकर जमीन पर गिरती है। नहीं, मेरा सूरज ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी बूढ़ी माँ और इस सीधी सादी कविता को धोखे में रखकर किसी और से शादी नहीं कर सकता। माँ जी उठिए, रोना बंद कीजिए। जो इंसान अपनी बूढ़ी माँ को भूखा मरने के लिए छोड़ दे और पैसों के लालच में किसी और से शादी कर ले, वो हमारे आंसुओं के लायक भी नहीं है। आज से सूरज हमारे लिए मर चुका है। हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। भले मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया हो, लेकिन मुझे बहू के रूप में मेरी एक बेटी मिल गई है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बेटी। कविता ने अपनी सास के आंसू पोंछे और उनका हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद सास बहू ने सूरज का नाम लेना और उसका इंतजार करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गरीब मोमोज वाला। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा मोमोज का ठेला था जिसे अर्जुन चलाता था। लेकिन यह कोई साधारण ठेला नहीं था। अर्जुन के कुरकुरे मोमोज पूरे शहर में मशहूर थे। भाई, मेरे लिए 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज और मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर देना। शाम के 6 बजते ही अर्जुन के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वह हमेशा सबसे अच्छी गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल करता था। इसी वजह से लोग उसके मोमोज के दीवाने थे। सुबह का समय, अर्जुन सब्जियां खरीद कर लौट रहा है।
फटे पुराने कपड़े पहने एक दुबला पतला लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भैया, मुझे काम चाहिए। अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लड़के की हालत देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। नाम क्या है तुम्हारा? अमन नाम है मेरा। ठीक है अमन, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे काम में कभी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अर्जुन अमन को मोमोज बनाना सीखता है। सब्जियां काटना, मसाला तैयार करना, ग्राहकों से बात करना, ठेला सजाना। वाह अमन, अब तो तू मास्टर शेफ बन गया है। भैया, जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है। अगर उस दिन आपने मदद न की होती तो मैं और मेरी माँ भूखे मर जाते। दिन बीतते गए। अमन ने अर्जुन से हर छोटी बड़ी बात सीखी। अब वह सिर्फ मददगार नहीं रहा था, बल्कि एक कुशल मोमोज बनाने वाला बन चुका था। एक चालाक और घमंडी युवक ठेले के पास आता है। उस युवक का नाम विक्की था। कुछ समय पहले वह अर्जुन के यहाँ काम करता था, लेकिन उसकी बेईमानी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था। वाह, नया लड़का रख लिया, मुझे तो निकाल दिया था। तुमने पुराने पनीर से मोमोज बनाए थे। तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहकों का भरोसा टूट गया था। अच्छा, चलो कम से कम 1 प्लेट मोमोज तो खिला दो, पैसे दूंगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि विक्की के मन में बदले की आग जल रही थी। अगली सुबह अर्जुन घर के काम में फंसा हुआ है। ठेले पर केवल अमन मौजूद था। उस दिन अर्जुन देर से आने वाला था, इसलिए सारा काम अमन संभाल रहा था। विक्की चुपके से ठेले के पास आता है। उसके हाथ में करेला जूस का पैकेट है। भाई, 1 गिलास मिलेगा? जूस पीना है। हाँ, ले लो। जैसे ही अमन दूसरी तरफ मुड़ा, विक्की जल्दी से मोमोज के मसाले में करेला जूस मिला देता है। ग्राहक मोमोज खाते ही चेहरा बिगाड़ने लगते हैं। ये क्या बनाया है? मोमोज इतने कड़वे क्यों हैं? पहली बार इतना खराब स्वाद मिला है। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग अर्जुन की तारीफ करते थे वही नाराज होकर लौटने लगे। अर्जुन खुद एक मोमोज खाता है। ये कैसे हो गया? थूक देता है। अमन, सच सच बताओ, आज क्या हुआ था? भैया, मैंने सब वैसा ही बनाया जैसा आपने सिखाया था, लेकिन आज विक्की आया था। उसके हाथ में करेला जूस था। उसने गिलास लिया था, फिर पता नहीं कब चला गया। तो ये उसकी चाल थी। अब अर्जुन को पूरी बात समझ आ चुकी थी। अर्जुन गुस्से में। अर्जुन और अमन शिकायत दर्ज कराते हैं। सच सच बताओ विक्की। हाँ, मैंने ही मसाले में करेला जूस मिलाया था। मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता था। देखा, मेरा शक सही था। ये सब इसी की करतूत हो सकती है। पुलिस साहब, आप इसको कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि दोबारा ये किसी का साथ ऐसा ना कर पाए। ठेले के बाहर शांत माहौल। अमन भावुक होकर, भैया, जब ग्राहक नाराज हुए थे तब आपने मुझ पर जरा भी शक नहीं किया, क्यों? अमन, ईमानदारी और बेईमानी चेहरे पर साफ दिखाई देती है। जब तुमने सुबह बचे हुए पैसे मुझे लौटाए थे, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम भरोसेमंद इंसान हो। इसलिए मुझे पता था कि गलती तुम्हारी नहीं हो सकती। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद पहले से भी ज्यादा भीड़ अर्जुन के ठेले पर लगी हुई है। ग्राहक खुशी खुशी मोमोज खा रहे हैं। सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हर बार जीत ईमानदारी की ही होती है। अर्जुन का भरोसा, अमन की सच्चाई और मेहनत ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया। ईमानदारी का स्वाद हमेशा सबसे बेहतर होता है।